नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे समुच्चय, संबंध तथा फलन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे थे किसके बारे में, समुच्चय के बारे में। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, संबंध के बारे में। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फलन के बारे में। तो सबसे पहले हमने कल जो देखा था उसमें हमने देखा था कि एक समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में जब बात की गई तो हमने उसकी परिभाषा दी थी, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। और सुपरिभाषित का मतलब बताया था जो ग्रुप या जिस समूह की हम बात कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से परिभाषित किया जाए। क्लियर है? फिर हमने बात की थी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करें, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने लिखा था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। इस प्रकार हमने देखा। फिर हमने बात की थी समुच्चय के अवयवों के बारे में। समुच्चय के जो अवयव थे उनको हमने स्मॉल लेटर्स के द्वारा दिखाया था, छोटे अक्षरों द्वारा, स्मॉल ए, बी, सी एंड एक्स वाई जेड ईटीसी। और फिर हमने देखा था समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए किस कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम समुच्चय की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे मझले कोष्ठक का उपयोग करते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि समुच्चय के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने कुछ समुच्चय पढ़े थे। जिसमें सबसे पहले बात की थी हमने रिक्त समुच्चय की, शून्य समुच्चय या फिर रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। और शून्य समुच्चय का मतलब यानी कि रिक्त समुच्चय का जो मतलब था वो क्या था। रिक्त समुच्चय के बारे में हमने देखा कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। और हम जानते हैं रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने देखा था कि फाई, और उसी को हमने लिखा था किसके बराबर, इसके बराबर। मतलब यहाँ पे जो अवयव है वो यहाँ पे जो अवयव आएंगे वहां पे एक भी अवयव नहीं आएगा, तभी ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। फिर हमने देखा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय से जो मतलब था हमारा वह था कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव लिखा जाए। जैसा कि हमने देखा था इस प्रकार a, फिर हमने देखा था 0 इस प्रकार, ये एकल समुच्चय थी। फिर हमने देखा था समुच्चय के प्रकार में, एकल समुच्चय के बाद हमने देखा परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, फाइनाइट सेट। और उसकी हम बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए परिमित समुच्चय का, परिमित समुच्चय। चलिए हर समुच्चय का एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शून्य यानी कि रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय जो है उसको किसके द्वारा दिखाते हैं, फाई के द्वारा, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। जब एग्जांपल की बात करें तो रिक्त समुच्चय, इसका मतलब जैसे मैं लिखूं यहाँ पे एक से छोटी प्राकृत संख्या, एक से छोटी प्राकृत संख्या। एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब एक से छोटी प्राकृत संख्या की बात की तो सबसे पहले बात आती है कि प्राकृत संख्या क्या होगी। प्राकृत संख्या की जब बात करें तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये जो होगा प्राकृत से दिस इंप्लाइज जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, समुच्चय जो होगा वो फाई होगा। क्यों? क्योंकि एक से छोटी हम जानते हैं कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। फिर हम बात करें एकल समुच्चय, एकल या फिर एकक, एकक समुच्चय। और इसमें हमने देखा, इसको दिखाने का तरीका था क्योंकि एकल का मतलब यहाँ पे केवल एक अवयव होना चाहिए। एक एग्जांपल देखें तो उसको हम देख सकते हैं, 2 से छोटी प्राकृत संख्या, छोटी
प्राकृत संख्या। और हमने देखा कि जब 2 से छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो 1 आएगा, तो समुच्चय जो आएगा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, समुच्चय जो बनेगा उसमें हम लिख सकते हैं कि केवल 1 होगा, ये एकल समुच्चय बन गया। फिर हमने देखा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। और जब परिमित समुच्चय की बात की जाए, फाइनाइट सेट, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अवयव की संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी कि अवयव, जब कहने का मतलब निश्चित का मतलब यहाँ पे है कि हम कुल अवयवों को यदि गिन सके, यदि हम कुल अवयवों को गिन सके तो हम कह सकते हैं कि वो जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 2 से बड़ी परंतु 2 से बड़ी परंतु 15 से छोटी हो। तो इसका मतलब जो समुच्चय बनेगा उसको, अच्छा एक चीज और है, जब भी किसी समुच्चय की बात की जाए तो उसको एक अक्षर के द्वारा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 के द्वारा दिखा दिया, इसको हमने मान लिया a है, यहाँ पे हमको एक नया समुच्चय मान रहे हैं b। ठीक है, तो b में जो अवयव आएंगे वो क्या होंगे, देखो 2 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 15 से छोटी होनी चाहिए, और संख्याएं भी कैसी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी तो कौन होगी, 3 होगी। 3 के बाद प्राकृत संख्या क्या आती है, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और लास्ट कितनी हो जाएगी, 14। क्यों, क्योंकि 15 से छोटी होनी चाहिए। ये परिमित समुच्चय की बात कर ली। फिर हम बात करते हैं कि इसकी अपरिमित समुच्चय की, अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय जो होगा, नाम से ही पता चल रहा है अपरिमित, मतलब जो परिमित नहीं, और परिमित नहीं हो से मतलब है हमारा कि जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सके। इसका मतलब कोई एग्जांपल देखें, जैसे कि एक एग्जांपल है समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से होती है, लेकिन जाती कहां तक है, अनंत तक। इसके बाद प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसको हमेशा याद रखिए किसके द्वारा दिखाते हैं, n के द्वारा। लिखने में कोई अन्य लेटर का उपयोग भी कर सकते हैं, b c d x y z, बट सामान्यतः प्राकृत संख्या को हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जो संख्याएं आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, 2, 3 एंड सो ऑन, लास्ट में चलता जाएगा कहां तक, अनंत तक। जिसका मतलब ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसी में हमने देखा कि एक रिक्त समुच्चय होता है, और उसके बाद हमने देखा था एक अशून्य यानी कि अरिक्त समुच्चय भी होता है। अरिक्त नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, अरिक्त, अरिक्त समुच्चय। इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त ना हो, मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव अवश्य होना चाहिए। हो सकता है वो एकल समुच्चय हो सकता है वो परिमित समुच्चय, हो सकता है वो अपरिमित समुच्चय हो। यहाँ पे सब स्वीकार्य है। तो सबसे पहले बेसिक अगर समुच्चय के प्रकार देखें तो 2 ही होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा रिक्त और एक होगा अरिक्त। फिर उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं कि रिक्त है तो उसमें कोई भी नहीं हो सकता है, जबकि अरिक्त होगा तो उसमें ये सभी प्रकार किसमें आ जाते हैं, अरिक्त में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो समुच्चयों में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा समान समुच्चय। क्या कह सकते हैं, समान समुच्चय। समान समुच्चय के नाम से ही पता चल रहा है, समान का मतलब ये होता है कि यदि 2 समुच्चय दिए गए हो, और वो समान समुच्चय कब कहलाएंगे, यदि उनके जो अवयव हैं वो समान हो, जिसमें अवयव की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए और जिसके अवयव भी समान होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल, एक समुच्चय लिया मैंने। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, समुच्चय को प्रदर्शित करने में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। एक नोट याद रखें, सबसे पहले मैं एक नोट की बात कर ले। नोट, समान समुच्चय में यानी कि कहें समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है।
नहीं होता है। क्लियर है? सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे क्रम से क्या समझ रहे हैं। क्रम का मतलब ये होता है, यदि मैं कोई दो समुच्चय ले रहा हूँ, जैसे कि एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी। क्लियर है? अगर इसमें क्रम को इधर उधर लिख दूं तो भी समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी पर आधारित एक समुच्चय का प्रकार बनाया गया, कौन सा? समान समुच्चय। यानी कि मैं एक दूसरा समुच्चय कुछ इस प्रकार ले लूं, सी बी ए एंड डी। अभी बात की समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, इसका मतलब हम इसी समुच्चय को लिख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है? और यहाँ पे कुल अवयवों की संख्या भी कितनी है? 4 है। तो कुल अवयवों की संख्या बराबर है। फिर हम देखेंगे कि क्या प्रत्येक अवयव भी बराबर है क्या। देखो ए है और क्रम के महत्व नहीं होने से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी क्या लिखा है? ए लिखा है। यहाँ पे बी है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। समान समुच्चय की परिभाषा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक दूसरा नोट भी निकल के आ रहा है। वो दूसरा नोट क्या होगा? किसी समुच्चय में जब अवयवों की संख्या की बात की जाए, समुच्चय में अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या की बात की जाए तो उसे हम दिखाएंगे किस प्रकार? ध्यान दीजिए, उसे हम दिखाने के लिए जैसे कोई समुच्चय ले रहे हैं, समुच्चय ए के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। कोई भी एक समुच्चय लिया गया, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, उसको हम दिखाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यानी कि समुच्चय क्या है? ए है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, मतलब गिनना है कि हमारे पास कितने अवयव दिए गए हैं। ठीक है? जैसे कि यहां बात करें, ये एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव ए बी सी एंड डी है, तो उसके कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 और 4। यानी कि यहां कहेंगे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे यहां पे समतुल्य समुच्चय। अवयवों की संख्या के रूप में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? समतुल्य समुच्चय। मतलब समतुल्य समुच्चय क्या होगा, चलिए देखते हैं। समतुल्य समुच्चय, नाम से पता चल रहा है समतुल्य। समतुल्य का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। यदि दो समुच्चय ए और बी है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ये दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि इनमें अवयवों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। ये इन समुच्चयों के लिए प्रतिबंध है कि दोनों में अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय का मतलब है कि एक ऐसा समुच्चय जिसको सभी संख्याओं के संदर्भ में सबसे बड़ा माना जाए। नेक्स्ट पार्ट में बात आती है समष्टीय समुच्चय, और समष्टीय समुच्चय को हम दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट। अभी देखते हैं, इसमें एक नियम बनाते हैं क्या होगा। समष्टीय समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसको सभी समुच्चयों के संदर्भ में सबसे बड़ा माना जाए, वह समष्टीय समुच्चय कहलाता है। ठीक है? चलिए इसमें बात करें कि एक एग्जांपल के माध्यम से देखें। इसकी दूसरी जो परिभाषा कह सकते हैं वह होगा वह समुच्चय जिसमें निश्चित संदर्भों में दिए गए सभी समुच्चय होते हैं, अर्थात कोई भी समुच्चय समष्टि समुच्चय से बाहर नहीं होगा। अर्थात इस पे लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी समुच्चय
समष्टीय समुच्चय से बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। ये यहां पे प्रतिबंध है, नाम से ही पता चल रहा है। समष्टि मतलब एक समष्टि बन जाए, और समष्टि से जो हमारा तात्पर्य होता है वो होता है ब्रह्मांड से। उप संख्याओं के लिए ब्रह्मांड क्या बनेगा? ब्रह्मांड हम जानते हैं एक ऐसा दायरा जिसमें सब कुछ समावेशित हो जाए, ठीक है ना। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पे समष्टि। समष्टि मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारे समुच्चय समावेशित हो जाए, वो समुच्चय ही क्या कहलाएगा? समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है? और सामान्यतया समष्टीय समुच्चय को U, कैपिटल U, याद रखिए U है यहाँ, है ना, कैपिटल U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं सभी जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है उन सभी को एक दूसरे के संदर्भ में कैसे बताएं कि एक उनमें समष्टीय समुच्चय है, दूसरा उनमें से उसका उपसमुच्चय बनेगा। और इसको पढ़ने से पहले, हम सभी में संबंध स्थापित करने से पहले हम देखेंगे उपसमुच्चय क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उपसमुच्चय के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिए। और उससे पहले हम ठीक है, उपसमुच्चय के बारे में देख लेते हैं, फिर हम बात करें किसके बारे में? उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय नाम से पता चल रहा है, यहां पे इसको लिखेंगे सबसेट। सबसेट में क्या होगा? उप का मतलब छोटा, यानी कि ध्यान दीजिए इसके दो शब्द हैं, एक तो क्या है? उप है, और एक क्या है? समुच्चय। उप मतलब छोटा, समुच्चय यानी कि दिए गए समुच्चय से छोटा समुच्चय, वही क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। एक आसान रूप में इसकी परिभाषा बनाएं तो ऐसा कह सकते हैं, दिए गए समुच्चय से छोटा समुच्चय, ठीक है, ये इसकी आसान परिभाषा है, दिए गए समुच्चय से छोटा समुच्चय। और दूसरे रूप में कहें तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयवों की संख्या है वो दिए गए समुच्चय से कम हो, तथा जिस समुच्चय के प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय से आए। अर्थात इसको डिटेल रूप में पढ़े तो क्या कह सकते हैं? अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के अवयव हों, एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के अवयव हों, तथा जिसमें अवयवों की संख्या दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या से कम हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम, अच्छा इसमें सबसे पहले जरूरत जो है वो ध्यान दीजिए किस चीज की है? समुच्चय के लिए जब सबसेट की बात की जाए तो उसके लिए साइन क्या लिया जाएगा? पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक समुच्चय A लिया है जिसके लिए जो अवयव थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर है। और एक दूसरा समुच्चय लिया मैंने B जिसके जो अवयव है वो क्या क्या है यहाँ पे? 5 6 7 8 9 और 10। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि B में जो अवयव है वो A से कम है, लेकिन ये और देखिए क्या B का प्रत्येक अवयव A का अवयव है, यानी कि B में जो अवयव लिखे वो A में भी आ रहे हैं। 5 20 में है, 6 20 में है, 7 20 में, 8 20 में, 9 20 में और 10 20 में। तो हम कह सकते हैं कि B क्या है? B A का उपसमुच्चय है, B A का उपसमुच्चय है।
और जिसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या होगा? प्रदर्शित करने का तरीका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिए, किसकी? एक साइन है, स्पेशल साइन है। इसके बाद हम सभी साइन को भी देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। ये जो साइन है ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? सबसेट के रूप में। मतलब यहाँ पे कौन छोटा है? जो छोटा होगा वो इधर लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, जब सबसेट साइन की बात की जाए तो उसमें जो छोटा होगा वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है, और जो बड़ा होगा वो इधर लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ बन जाएगा कितना? b, यहाँ कितना लिख देंगे? b, और छोटा है किससे? a से। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अवयवों की संख्या किसमें? b में जो अवयवों की संख्या है वो कम है किससे? a में अवयवों की संख्या से। या दूसरे रूप, तथा एक चीज और देखनी, तथा b का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए? a में भी होना चाहिए, तभी उपसमुच्चय बनेगा। तथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का जो प्रत्येक अवयव है वो बिलोंग्स टू किसमें होगा? ए में होना चाहिए। बी का प्रत्येक अवयव जो है, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसा लिखेंगे, बी का प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू, हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए होगा। ये इसकी कंडीशन है, लिखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसमुच्चय में जरूरत पड़ी एक साइन की, इनकी सिंबल्स की। ये सिंबल्स क्या क्या होंगे जिनका उपयोग किया जाए? तो चलिए सभी की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। उपसमुच्चय के बाद एक समुच्चय और होता है, वो होता है अधिसमुच्चय। क्या होगा? अधिसमुच्चय। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं। फिर हम बात करें अधिसमुच्चय की। अधिसमुच्चय को हम लिखेंगे सुपरसेट के द्वारा। सुपरसेट यानी कि जो समुच्चय होगा अधि, अब देखिए ध्यान दीजिए दोनों में अंतर क्या है। यहां लिखा है उप, जबकि यहां लिखा है अधि। उप का मतलब होता है छोटा, ठीक है, यहां लिखा है दिए गए समुच्चय से छोटा समुच्चय, वही क्या कहलाया? उप समुच्चय। अधि में क्या होगा? अधि का जो मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे इससे तात्पर्य क्या है? बड़ा, यानी कि एक ऐसा समुच्चय दिए गए समुच्चय से बड़ा समुच्चय, दिए गए समुच्चय से बड़ा समुच्चय, बड़ा समुच्चय। तो कैसे क्या प्रदर्शित करें? इसमें क्या परिभाषा इसकी बनेगी? ध्यान दीजिए, अगर तुम देख पा रहे हो a के लिए b छोटा है, यानी कि a में अवयवों की संख्या ज्यादा है, b में अवयवों की संख्या कम है, ठीक है। अगर उल्टे की बात करें तो क्या बनेगा? b के लिए a जो होगा, a के लिए b छोटा है लेकिन b के लिए a बड़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये सेम साइन जो हम लिख रहे हैं वही लिखेंगे, b इज सबसेट ऑफ a। और इसको यदि दूसरे रूप में लिख दिया जाए, a को पहले लिख दें, b को बाद में लिख दें, तो ये जो साइन बन गए ये किसका कहलाएगा? सुपरसेट का साइन कहलाएगा। यानी कि बड़ा आसान सा तरीका पहचानने का। ये जो साइन होते हैं इस प्रकार, या तो इधर खुले या फिर इधर खुले। जिधर मुंह खुल रहा है उसका उधर जो समुच्चय लिखा है वो बड़ा होगा, और जिधर बंद है, ये बंद हो रहा है, उधर जो समुच्चय लिखा रहेगा वो हमेशा छोटा समुच्चय लिखा रहेगा। क्लियर है? तो यानी कि कहें b a का उपसमुच्चय है, जबकि यहाँ पे a b का अधिसमुच्चय। तो हम इसे किस रूप में पढ़ेंगे? b सबसेट ऑफ a को हम पढ़ेंगे b a का उपसमुच्चय है, b a का उपसमुच्चय है। जबकि दूसरे रूप में पढ़े तो a b का क्या है? अधिसमुच्चय। a b का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय। फिर हम बात करें यहाँ पे एक समुच्चय का नेक्स्ट प्रकार और है, उसे भी हम पढ़ लें, घात समुच्चय। कौन सा होगा नेक्स्ट पार्ट? घात समुच्चय। घात समुच्चय, ध्यान दीजिए, घात समुच्चय क्या होता है? इसे हम किस नाम से जानते हैं? पावर सेट। किस नाम से जानेंगे? पावर सेट के नाम से। ध्यान दीजिए कैसे प्रदर्शित करेंगे। जब बात की जाती है घात समुच्चय की,
तो सबसे पहले एक ऐसा समुच्चय, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के सभी उपसमुच्चय हो। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है? एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिए गए समुच्चय के सभी उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यही देख लेते हैं, किसी दिए गए समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चय क्या होंगे? ध्यान दीजिए, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ए, जिसके अवयव मैंने लिखे हैं 1, 2 और 3, बस केवल 3 अवयव लिखे हैं, ठीक है। अब इसके उपसमुच्चय हमने सीखा कि जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, दिए गए समुच्चय से कम हो, यानी कि कहें एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चय से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो उपसमुच्चय आता है वो रिक्त समुच्चय आता है, क्योंकि हम जानते हैं रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, और कोई भी अवयव नहीं होता तो वो सदैव दिए गए समुच्चय से कैसा होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि 5, इसके उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे? उपसमुच्चय जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि 5, और ये नोट है, इसको याद भी रखिए। कैसे? रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है, आसान पार्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस खाली समुच्चय की जब भी बात है तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय मानना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें अभी क्या किया हमने, केवल खाली लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक एक अवयव, ठीक है, एक एक अवयव ले, तो एक एक अवयव क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है। एकल समुच्चय की बात करें, कौन सा आ जाए, एकल समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं इसके? इसमें 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए। याद रखिए, जब एकल समुच्चय की बात की जाए तो केवल एक अवयव लेना, लेकिन वो एक अवयव दिए गए समुच्चय से ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया। तीसरे पार्ट में हम बात करें तो अब 2 अवयव ले लो, क्योंकि अवयव की संख्या फिर भी कम रहेगी ना। तो दूसरी बार क्या ले सकते हैं, 2 अवयव, मतलब 1 के साथ 2 ले लिया, या फिर 2 के साथ 3 ले लिया, या फिर 3 के साथ 1 ले लें, या फिर 1 के साथ 3 ले लें, बात एक ही। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 के साथ 3, बात एक ही। और एक जो चौथी कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन मानी जाती है कि प्रत्येक समुच्चय, ये भी याद रखने की आवश्यकता है, प्रत्येक स्वयं का उपसमुच्चय माना जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि A जो होगा सबसेट और इक्वल टू A, ये कह सकते हैं। इक्वल टू की बात जब भी आ जाए तो मतलब समान समुच्चय की बात की गई है, तो इसका मतलब चौथे केस में जो उपसमुच्चय बनेगा वो स्वयं बनेगा 1, 2 और 3। इस प्रकार हम देखें तो इसका जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इन सभी समुच्चयों, इसका, इन सभी का, इनका और इसका क्या बनेगा, एक समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 का घात समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, घात समुच्चय। ध्यान दीजिए, उसे हम लिखेंगे P ऑफ A के द्वारा। जब भी पावर सेट की बात की जाए तो समुच्चय A का पावर सेट P ऑफ A, और इसे हम लिखेंगे तो इसके जो अवयव आएंगे वो क्या क्या जाएंगे, जो उपसमुच्चय हमने प्राप्त किए हैं उन सभी को एक समुच्चय के रूप में लिखना है। तो पहले क्या लिख दिया जाए, 5, फिर क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया
1 2, फिर क्या आ गया 2 3, फिर क्या आ गया 1 3, और नेक्स्ट जो अवयव होगा वो क्या होगा 1 2 और 3। अब यहाँ पे कुल अवयवों को गिनने की कोशिश करें, कितने अवयव थे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने अवयव है 8 अवयव है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक समुच्चय के अंदर तुम देख पा रहे हो कि हम वापस एक समुच्चय का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समुच्चय के लिए जब उसके अवयव हैं तो वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे घात समुच्चय की बात की है तो घात समुच्चय के जो अवयव हैं वो उपसमुच्चय के ही रूप में है, तो उपसमुच्चय भी तो एक समुच्चय ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मझला कोष्ठक उपयोगी होगा। ठीक है, अब अवयव गिने तो पहला अवयव ये हो गया, दूसरा अवयव ये हो गया, तीसरा अवयव ये हो गया, चौथा, इसी प्रकार ये पूरा एक अवयव है तो पांचवा ये पूरा भी एक अवयव है, छठा ये पूरा भी एक अवयव, सातवां और ये पूरा भी एक अवयव है, आठवां। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A, कुल अवयवों की संख्या कितनी हुई 8 हुई। अब इसे प्राप्त कैसे करें, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। जब इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की पावर n, यानी कि हम कह सकते हैं, अलग से लिखें इसको, इसे जब अलग से परिभाषित करें तो लिखेंगे एक के घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसकी जब बात की जाए तो कुल अवयवों की जब संख्या बनेगी तो उसे हम लिखेंगे n ऑफ PA, और इसे हम लिखेंगे 2 की पावर n, जहां n समुच्चय A के अवयवों की संख्या है, समुच्चय A के अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। तो इसका मतलब हम कहें कि यहाँ पे जो A है दिया गया A है, उसके लिए अवयव कितने हैं 1 2 3, मतलब कुल अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर कितने हो गए, ध्यान दीजिए ये कितने 1 2 और 3, मतलब n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA, घात समुच्चय में कितने होंगे 2 की पावर 3, और वो कितने हो गए कुल मिला के 8 हो गए। अब हमें एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल अवयव 8 थे, कुल अवयव की संख्या कितनी थी 8 थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे जो उपसमुच्चय हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, समुच्चय A के कुल उपसमुच्चय, कौन कौन से थे उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है फाई, और एक ध्यान दीजिए इसके साथ में मैं इसको लिख रहा हूं जो लास्ट वाला था, क्या था 1 2 3, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, बाकी को अलग लिख दो, यहां पे लिख दिया ये फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ये सब आ गए। तो कुल मिला के गिन सकते हो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, तो इसे ये जो उपसमुच्चय हमने प्राप्त किए हैं इनको हम कहेंगे तुच्छ उपसमुच्चय। कैसा कहेंगे, तुच्छ उपसमुच्चय। जबकि ये जो है ये कहलाएंगे उचित उपसमुच्चय। इसे भी नोट करने की आवश्यकता है। कैसे कह रहे हैं उचित, यदि किसी समुच्चय में, यानी कि यदि किसी समुच्चय के लिए जो उपसमुच्चय हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो अवयव है वो सदैव उस अवयव यानी कि दिए गए समुच्चय के लिए छोटा हो, पहली कंडीशन, साथ में दूसरी कंडीशन वो खाली भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सदैव दिए गए समुच्चय से कम हो, कह सकते हैं। उचित उपसमुच्चय की परिभाषा क्या बनेगी, उचित उपसमुच्चय क्या परिभाषा हो उसकी, ध्यान दीजिए।
एक ऐसा उपसमुच्चय, एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सदैव दिए गए समुच्चय से कम हो, समुच्चय की संख्या से कम हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे समुच्चय क्या दिया गया था, 1 2 3। अगर हम उचित उपसमुच्चय की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए पहली कंडीशन। तो अरिक्त होगा तो फाई तो नहीं ले सकते, है ना, फाई तो पहले ही हट गया है इसकी परिभाषा के द्वारा। और फिर हम देख पा रहे हैं कि जिसमें अवयव की संख्या दिए गए समुच्चयों की संख्या से कम हो, अवयवों की संख्या से कम हो। इसका मतलब इसके अवयव कितने हैं, 3। तो उसमें अवयव कितने होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 1 अवयव होगा। देख पा रहे हो, या तो 2 अवयव है या फिर 1 अवयव। अब 1 अवयव कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। जबकि 2 अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है या 2 3 हो सकता है या 1 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है उचित उपसमुच्चय की। और तुच्छ जो बनेगा उसमें तो हम देख सकते हैं या तो फाई और या फिर शून्य। तुच्छ की परिभाषा लिखिए तो क्या जाएगा, तुच्छ उपसमुच्चय ट्राइवियल सबसेट, रिक्त समुच्चय तथा शुम समुच्चय। शुम वह समुच्चय किसी समुच्चय के तुच्छ उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन। तो हम देखें, या तो रिक्त समुच्चय होना चाहिए या फिर शुम होना चाहिए, या तो रिक्त समुच्चय या फिर शुम होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं घात समुच्चय में, ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करें हम घात समुच्चय, जो हमने अभी पढ़ा। घात समुच्चय क्या होता है, जिसके सभी अवयव दिए गए समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चय हो। ठीक है, घात समुच्चय को क्या लिखा था, P ऑफ A, समुच्चय A के लिए, फिर हमने देखा था कि इसमें जो अवयव आएंगे, यानी कि P ऑफ A के जो अवयव है के अवयव, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसलिए इसको विस्तार में समझने की आवश्यकता है। P ऑफ A के जो अवयव है वो होंगे A के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है, ये हमें याद रखने की आवश्यकता थी। फिर हम देखें इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, P ऑफ A के कुल अवयवों की संख्या, P ऑफ A में जो कुल अवयवों की संख्या होगी वो कितनी देखी हमने, इसको लिखा था N ऑफ PA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA, घात समुच्चय में। वो हमने देखा 2 की पावर n, जहां n क्या है, ये n क्या है, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, 2 की पावर p भी लिख सकते हैं ना, ताकि कोई डाउट ना हो। जहां p क्या है, p बराबर समुच्चय A के अवयवों की संख्या। तो हम इसे दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, P बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इस प्रकार दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हमने अब तक देखा है।
अब इसकी बात करें, चूंकि ध्यान दीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हमने देखा है तो क्या देखा है, इसके अवयव क्या क्या थे, इसके उपसमुच्चय क्या क्या थे, तो इसके लिए पी क्या क्या बनेगा, पी ऑफ ए हमने देखा क्या क्या बना, यहाँ पे अवयव क्या क्या थे, यहाँ लिख रहे हैं पी ऑफ ए बराबर इसके अवयव थे 5 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3, और एक लास्ट अवयव था वो कौन सा था 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। अब यदि इसमें देखा जाए तो किसी भी पीए में 5 भी आता है, 5 मतलब रिक्त उपसमुच्चय, ये तो हमने देखा है, पॉइंट देखा है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसका मतलब इसको तो हम शामिल करते हैं। यदि इसको शामिल ना करें तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे घात समुच्चय के घात, पहला पॉइंट इसमें नोट डाल रहे हैं ना, नोट में पहला डाला हमने घात समुच्चय के अशून्य अवयवों की संख्या, अशून्य अवयवों की संख्या कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिए घात समुच्चय में जो अशून्य अवयव है, अशून्य या फिर हाँ कह सकते हैं अशून्य अवयवों की संख्या, मतलब जो शून्य अवयव ना हो, ये हमेशा कैसा होता है, खाली होता है, यानी कि अरिक्त, इसको कह सकते हैं अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, एक अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए हमने टोटल देखा कितने आए, 8 है, इसमें से 1 घटा देना है 2 की पावर p, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 8 माइनस 1 मतलब कितने 7, जिसको अगर विस्तार रूप में लिखें, सूत्र रूप में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जहां पे 3 क्या है समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, उसमें से 1 घटा देना है, ठीक है। दूसरा हम लिखें घात समुच्चय के उचित अवयवों की संख्या, या हम कहें एक के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, और इसका जो मान आएगा कितना आएगा, ध्यान दीजिए उचित उपसमुच्चय कौन कौन से हैं, उचित का मतलब जिसमें फाई और श्रम ये तो तुच्छ कहलाते हैं, तो तुच्छ को तो हटा देना है, और बाकी जो बच गए वो कैसे कहलाएंगे, उचित कहलाएंगे। तो कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 है, मतलब हम कह सकते हैं 6 आएंगे। वो किस प्रकार आएंगे, 8 में से 2 घटा देना है, और ये 2 कौन से हैं, तुच्छ, ये तुच्छ उपसमुच्चय घटा दिए गए, ठीक है। और ये मान कितना आ गया 6, और इसे हम सूत्र रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर 3, हम जानते हैं ए में कुल अवयव कितने हैं 3 हैं, तो 3 के लिए 2 की पावर 3 बन गया, और उसमें से कितने घटा देने हैं 2 घटा देने हैं, नोट कीजिए आवश्यक पार्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष साइंस जो इस प्रश्नावली यानी इस चैप्टर में काम आते हैं, कौन कौन से साइंस हम देखते हैं जिनका उपयोग इस चैप्टर के लिए होगा, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कुछ विशेष संकेत, कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह या संकेत कौन कौन से इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक है, ध्यान दीजिए। अभी जो हमने सीखा है उसके लिए सबसे पहला तो ये है, किसका सिंबल है, सबसेट का, ये सिंबल सबसेट के लिए उपयोग में आएगा। फिर दूसरा जो होगा ये वाला होगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये किसके लिए काम आएगा, सुपरसेट के लिए, क्लियर है। फिर जो तीसरा होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरा जो सिंबल हम उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं इस साइन के द्वारा, ये यू नहीं है, ये यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंट है, यू और यूनियन में अंतर है, दोनों का सिंबल एक जैसा दिखेगा लेकिन वो डिपेंड करता है कि यूनियन कब बनेगा और यू कब बनेगा, यूनिवर्सल सेट कब बनेगा ना।
इसे हम यूनिवर्सल सेट ना समझें, वो डिपेंड करता है, हम सवाल के द्वारा देखेंगे कब यूनियन का उपयोग हो रहा है, कब यूनिवर्सल सेट का उपयोग होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक साइन ये भी उपयोग में आता है, इसे हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये है सर्वनिष्ठ, और इसे हम कहते हैं संघ के द्वारा। ठीक है, ये सब साइन इंपॉर्टेंट इस प्रश्नावली के 4 साइन हैं। इसके बाद और भी साइन है, कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। एक सिंबल ये आएगा, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू। अभी बात की हमने बिलोंग्स टू का मतलब हम जानते भी हैं, उन्होंने पढ़ा भी है। बिलोंग्स टू का जो मतलब होगा वो क्या होगा कि एक अवयव एक समुच्चय से यदि संबंधित है तो उसे उसके बीच में चिन्ह किसका उपयोग लेते हैं, बिलोंग्स टू का। ठीक है, संबंधित है। छठा जो साइन होगा वो होगा, ध्यान दीजिए, ये एक साइन काम आएगा, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, यह इंगित करता है, या कह सकते हैं यह प्रदर्शित करता है। यहां लिख सकते हैं से संबंधित है, संबंधित है, और यहां हम लिख सकते हैं यह प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, 7th नंबर में ध्यान दीजिए, यदि इसके दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये सिंबल है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, केवल यदि, या कह सकते हैं IF यदि दी, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं यदि दी, और या इसको इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ। मतलब हम कहना चाहें क्या बन गया, इफ एंड ओनली इफ। एक ये साइन काम में आएगा। नेक्स्ट साइन जो काम में आएगा वो आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ये सिंबल काम में आएगा, या फिर इसको एक खड़ी लाइन के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। इसका मतलब है सच दैट, सच दैट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा ST, सच दैट, यानी कि इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। एक सिंबल यहां पे उपयोग में लिया जाएगा, 9th नंबर, ये वाला उपयोग में आएगा, ये है फॉर एवरी। क्या होगा, फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। नोट करने की आवश्यकता है सभी को। इसके अलावा और क्या हो सकता है देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें, एक सिंबल एंड का होता है, एक सिंबल 9th नंबर 10th नंबर, एक सिंबल एंड का है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। एंड ये किसका साइन है, एंड का, और इसी को हम दिखाएं तो ऐसा भी दिखा सकते हैं, एंड, ये एंड का साइन है, एंड। ठीक है, 10th के बाद हम 11th पॉइंट की बात करें तो उसमें हम दिखा सकते हैं ये सिंबल जो होगा ये या का होगा, और या। ठीक है, 12 नंबर पे हम बात कर रहे थे, एक ये भी सिंबल काम में आना है, ये सिंबल होगा यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, यहां या वहां विद्यमान होगा, वहां विद्यमान होगा। ठीक है, और नेक्स्ट सिंबल की हम बात करें 13 नंबर, तो यहाँ कुछ विषय प्रतीक चिन्ह है ना, तो इनमें सबसे पहले संख्याओं की बात भी कर लेते हैं, समुच्चयों की आवश्यकता पड़ेगी। एक होगा n, ये होगा क्या, प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। एक होगा 14 नंबर W, ये होगा पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, एक होगा 15 नंबर I या फिर Z, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक होगा यहाँ पे Q, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक होगा यहाँ पे 17 नंबर QC, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और फिर हम बात करें 18 नंबर पे, ध्यान दीजिए, इसी के द्वारा और परिभाषित क्या क्या बन सकता है। इसको हम यदि इससे परिभाषित जोड़े तो इसमें पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं W नॉट, W नॉट मतलब अशून्य, अशून्य पूर्ण संख्या जो हमेशा किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। फिर यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है I प्लस या फिर
जेड प्लस, दूसरा बन सकता है आई माइनस या फिर जेड माइनस, एक बन सकता है आई नॉट या फिर जेड नॉट। ठीक है, इससे वही सेम प्रदर्शित है, प्लस माइनस वाले आ जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा रियल नंबर। ये क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में भी क्या क्या पार्ट बन सकते हैं? एक बन सकता है आर प्लस, दूसरा बन सकता है आर माइनस, तीसरा बन सकता है आर नॉट, चौथा बन सकता है यहाँ पे आर प्लस यूनियन जीरो। ठीक है, पांचवा बन सकता है आर माइनस यूनियन जीरो। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं। या फिर हम कहें आर में से आर माइनस, इसको प्रदर्शित करना है, इसको प्रदर्शित करना है तो उसके लिखेंगे आर माइनस आर माइनस। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करना है तो हम लिखेंगे आर माइनस आर प्लस। इस प्रकार हमें दिखाना है। एक सिंबल और है 19 नंबर, एक यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। ये माइनस क्या बताएगा? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन समुच्चय के लिए अलग रूप में परिभाषित होता है। सभी सिंबल्स को याद रखने की और लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आज के क्लास की हम बात करें तो हमने कुछ बेसिक क्लास से संबंधित जो बेसिक पार्ट्स थे वो हमने देखे हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमने डेफिनेशंस देखी हैं उन सबको भी याद रखने की आवश्यकता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं सभी से कि आप सभी इन सब चैप्टर्स के लिए यानी कि अपनी तैयारी को डेडिकेटली स्टार्ट करने के लिए आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स हैं, वीडियो ऑलरेडी आपके पास रहेगा, लेकिन जब नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप शॉर्ट रूप में उनको लिख सकते हो, है ना। और फिर भी कोई डाउट आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।